तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड। मतलब जानना चाहते हैं हम हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड। द वाइड रेंज ऑफ द लिविंग टाइप इज अमेजिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट इन विच वी फाइंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, बी इट कोल्ड माउंटेन्स, deciduous forest, oceans, freshwater lakes, deserts और hot springs, leaves us speechless। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जितना भी मतलब लिविंग वर्ल्ड है बहुत ही आश्चर्यचकित है, बहुत ही बेहतरीन है। इसके बारे में हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं, स्पीचलेस है इसके बारे में बताने के लिए। द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड्स, the valley of the flowers and the attacking stars evoke a view and deep sense of wonder. The ecological conflicts that cooperation among the members of population and amongst population of the community or even the molecular traffic inside a cell make us deeply reflect on what indeed in life. This question has two implicit question within it. The first is a technical one, and the sixth answer to what living is opposed to and non-living. And the second is philosophical one, and sixth answer to what the purpose of life is. As scientists, we shall not attempt answering the second question. As a scientist, हमें क्या है कि second question का आंसर नहीं देना है. We will try to reflect on what is living. हमें इस चीज़ पे ध्यान देना है कि living क्या है, उस चीज़ के बारे में बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिविंग का आंसर जानते हैं, और ऊपर वाले लाइन का तो ज़्यादा ये इंपॉर्टेंस है नहीं, बस इसके बारे में बताया गया है कि लिविंग वर्ल्ड कैसा है, उस चीज़ के बारे में बताया गया है। क्या क्या मतलब है, क्या क्या ब्यूटीज़ है हमारे वर्ल्ड में, इस चीज़ के बारे में बात की गई है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ लिविंग? लिविंग क्या है? When we try to define living, we conventionally look for the distinctive characteristic exhibited by the living organism. जब हम ट्राई करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने का, तो हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट कैरेक्टर है, जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट एंड माउंटेन अ सुटेबल रिस्पॉन्स कम टू आवर माइंड इमीडिएटली एज ए यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसा कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करते हैं तो हमारे दिमाग में ये आता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का कितना कैरेक्टर है, जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और किसी भी चीज़ को सेंस करने का, इन्वायरमेंट में जो चीज़ है उसको सेंस करने का तरीका, एंड माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स कम टू आवर माइंड, तो हमारे दिमाग में एक सुटेबल रिस्पॉन्स बन जाता है। ठीक, सुटेबल रिस्पॉन्स माइंड इमीडिएटली एज ए यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सब यूनिक फीचर होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। वन कैन ऐड अ फ्यू मोर फीचर्स लाइक, हम ऐड कर सकते हैं इसमें और कुछ फीचर्स, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, रेप्लिकेशन, जो सेल्फ रेप्लिकेशन का एबिलिटी होता है वो, एंड सेल्फ ऑर्गेनाइज जो होता है वो, इंटरैक्ट एंड इमर्जेंस टू दिस लिस्ट। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दिस। अब हम सब चीज़ों को बारीकी से समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ग्रो होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर जो होता है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो होता है वो ट्विन कैरेक्टर ग्रोथ का। तो ट्विन कैरेक्टर ग्रोथ का क्या है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर जो होता है वो होता है ट्विन कैरेक्टर। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो कैसे ग्रो करता है, सेल को डिवाइड करके। इन प्लांट्स द ग्रोथ बाय सेल डिवीजन ऑकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन। प्लांट्स में क्या होता है, ग्रोथ जो होता है वो सेल डिवीजन से होता है, जो कि पूरे जिंदगी भर होता है, पूरा लाइफ भर सेल डिवीजन होते रहता है, पूरा लाइफ भर ग्रोथ होते रहता है प्लांट्स में, जबकि एनिमल्स में एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। ठीक, इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू सर्टेन एज। सही बात है। हाउएवर सेल डिवीजन ऑकर्स इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट सेल। लेकिन एनिमल्स में भी देखा जाता है कभी कभी कोई ऑर्गेनिज्म का जो होता है अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब इन हाउ सेल डिवीजन ऑकर्स इन सर्टेन टिश्यू, तो वहाँ पे सेल डिवीजन हो जाता है, जो लॉस्ट सेल होता है ना उसको रिप्लेस करने के लिए, या फिर जो मतलब खराब हो गया रहता है सेल उसको रिप्लेस करने के लिए नया सेल बनता है। जैसे चोट लगने की वजह से या फिर किसी चीज़ की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर नया सेल वहाँ पे बनते हैं। ठीक है, हाउएवर सेल डिवीजन ऑकर्स इन अ सर्टेन टिश्यू
टू रिप्लेस द लॉस्ट सेल हो गया। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो करता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यूनिसेलुलर ग्रो करता है सेल डिवीजन से, ठीक है। वन कैन इजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर बाय सिंपल काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इसको इन विट्रो कल्चर में। कैसे? नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करके एक माइक्रोस्कोप में। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। मेजॉरिटी ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म में देखा गया है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है क्या है, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो ये भी क्वेश्चन एक बनता है अपने आप में कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मेजर ऑर्गेनिज्म जो कि क्या बोलते हैं हायर ऑर्गेनिज्म में जो होता है कौन सा चीज जो होता है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है। तो क्या होता है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होता है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। वन मस्ट object also grow if we take increase in body mass as a criteria for growth. Sorry, one must remember that increase in body mass is considered as growth. एक मतलब ये हमें ऑब्जर्व करना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि बॉडी में कोई भी तरह का अगर मास बढ़ रहा है तो उसको हम ऑब्जर्व मतलब बोल सकते हैं ग्रोथ के रूप में, ठीक। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज ए क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। नॉन लिविंग में भी अगर हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास। अगर हम इंक्रीज इन बॉडी मास के रूप में हम कंसिडर करते हैं ग्रोथ को, तो नॉन लिविंग में भी इंक्रीज होता है बॉडी मास, ठीक है। जैसे कि माउंटेन्स, बोल्डर्स एंड सैंड माउंट्स डू ग्रो। तो ये बताया गया है कि माउंटेन्स भी मतलब माउंटेन्स में भी इंक्रीज होता है, जैसे कि बोल्डर्स एंड सैंड माउंट्स टू ग्रो। सैंड माउंट्स जो होता है मतलब मिट्टी पे और मिट्टी चढ़ते जा रहा है तो उसका भी मतलब मास बढ़ रहा है, तो इंक्रीज, तो उसके वजह से ये लिविंग में भी ग्रो हो रहा है, ये बताना चाह रहा है। हाउएवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स इज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। हाँ, ये बात लिखा गया है कि जबकि हम ये इस काइंड का ग्रोथ जो होता है नॉन लिविंग में वो देखा जाता है कैसे, मटेरियल का इकट्ठा होता है सरफेस पे, तो उस वजह से इसको हम देखते हैं इस टाइप के ग्रोथ को नॉन लिविंग में। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ग्रोथ जो होता है अंदर से होता है, जबकि नॉन लिविंग में ज़्यादातर देखा जाता है मतलब देखा जाता है कि ग्रोथ जो होता है सरफेस के ऊपर से होता है, ठीक है, सरफेस के ऊपर होता है, ठीक है, सरफेस के ऊपर। हाउएवर दिस काइंड ठीक है, ओके। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए ग्रोथ को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकता है ग्रोथ को लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने के लिए, ठीक। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। कंडीशन अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू एक्सप्लेन and then we understand that it is a characteristic of living system. Conditions under which it is observed in living organism have to be explained, and then we understand that it is a characteristic of living organism. A dead organism does not grow. डेड ऑर्गेनिज्म तो ग्रो नहीं करता है, ये सभी जानते हैं। जैसे रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। रिप्रोडक्शन जो है कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी प्रोसेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, रिप्रोडक्शन जो होता है वो रेफर करता है, रिप्रोडक्शन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन करता है प्रोजेनी का। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोजेनी का प्रोडक्शन होना, जो कि प्रोसेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स, जो कि मोर और लेस सिमिलर होता है पेरेंट्स के, मतलब पेरेंट्स के। इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटी वी रेफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटी वी रेफर्स टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम रेफर्स करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, ठीक है। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स ऑल्सो, और फंजाई मल्टीप्लाई स्प्रेड इजली ड्यू टू द मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स। फंजाई जो होता है मल्टीप्लाई करता है और स्प्रेड करता है इजली मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स के वजह से, एसेक्सुअल स्पोर्स जो कि वो प्रोड्यूस करता है। इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बर्डिंग। लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ईस्ट और हाइड्रा में हम क्या देखते हैं, होता है बर्डिंग। अब प्लेनेरिया क्या है, प्लेनेरिया फ्लैट वॉर्म्स है।
इसमें हम क्या देखते हैं, प्लेनेरिया में होता है ट्रू रीजनरेशन, ठीक है, दैट इज फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट्स एंड द लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड द लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड बिकम्स न्यू ऑर्गेनिज्म। फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म जो होता है रिजनरेट कर देता है और लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी जो होता है वो नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है, ठीक है। द फंजाई एंड फिलामेंटस एल्गी, द फंजाई एंड फिलामेंटस एल्गी, द प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस, the fungi, the filamentous algae, the protonema of the mosses all easily multiply by fragmentation। the fungi जो होता है और filamentous algae होता है और प्रोटोनीमा जो मोस का होता है वो इजिली कैसे होता है ग्रो, मतलब इजिली कैसे मल्टीप्लाई करता है, फ्रेगमेंटेशन से, ठीक है। when it comes to the unicellular organisms like bacteria, unicellular algae और amoeba reproduction is synonymous with growth। तो क्या होता है, यूनिसेलुलर जो होता है ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, एल्गी और अमीबा में क्या होता है, रिप्रोडक्शन जो होता है सिनोनिम्स होता है ग्रोथ की तरह, जैसे ग्रोथ होता है वैसे रिप्रोडक्शन को कंसिडर करते, तो ये मतलब एक दूसरे के सिमिलर होता है यूनिसेलुलर में। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, तो इसमें रिप्रोडक्शन में भी या फिर ग्रोथ में, दोनों में क्या होता है, यूनिसेलुलर में नंबर ऑफ सेल का इंक्रीजमेंट होता है, ठीक। वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर और मास नंबर। हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं कि ग्रोथ जो होता है इक्विवेलेंट होता है इंक्रीज इन सेल नंबर और मास। हम ऑलरेडी इस बारे में डिफाइन कर चुके हैं कि क्या होता है, ग्रोथ जो होता है वो इंक्रीज करता है सेल नंबर को और मास को। हेंस वी नोटिस दैट अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म we are not very clear about the uses of two terms, growth and reproduction. Further, there are many organisms which do not reproduce, जैसे कि हम यहाँ पे पहले बात करेंगे कि hence we notice that the single cell organism we are not very clear about the usage of two terms. सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में हम बहुत क्लियर नहीं है दो टर्म्स के बीच, जैसे कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में। फर्दर देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस ही नहीं करते हैं, जैसे कि म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज और इनफर्टाइल ह्यूमन कॉपल्स, ये जो होते हैं रिप्रोड्यूस नहीं करते। हेंस रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन को भी हम डिफाइनिंग फीचर्स में कंसिडर नहीं करते हैं, तो ग्रोथ को और रिप्रोडक्शन को हम डिफाइनिंग फीचर्स में कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। और आगे अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, यहाँ से पढ़ते हैं। ऑफ कोर्स नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रेप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ। ऑफ कोर्स कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो है वो कैपेबल नहीं है रिप्रोड्यूस करने के लिए और रेप्लिकेट करने के लिए अपने आप से। ये तो बात बिल्कुल सही है कि कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अब हम दूसरे कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे जो कि क्या है, मेटाबॉलिज्म है, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ केमिकल्स, जितने भी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं किस चीज़ से बने होते हैं, केमिकल से बने होते हैं। सारे ऑर्गेनिज्म में जितने भी उसमें अंदर केमिकल्स, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स हैं, ठीक है। These chemicals, smalls and bigs, belonging to various classes, size, functions, etc., are constantly being made and changed into some other biomolecules. These केमिकल्स जो होते हैं कुछ बड़े और छोटे होते हैं जो कि बिलोंग करते हैं डिफरेंट क्लास से, साइज से, फंक्शन से, और कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड चेंज, और कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं सम कुछ दूसरे बायोमोलिक्यूल्स में, ठीक है। दिज कन्वर्जन्स आर केमिकल रिएक्शंस और मेटाबॉलिक रिएक्शन। इस कन्वर्जन को हम क्या बोलते हैं, इस कन्वर्जन को हम मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक। दीज आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑकर साइमल्टेनियसली इनसाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन है जो कि अकर्स होते रहता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में, बी द यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर मतलब बी द यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ऑल प्लांट्स, एनिमल, फंजाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है क्या एग्जिबिट करता है, मेटाबॉलिज्म। जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई जो होते हैं सब वो एग्जिबिट करते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन ऑकर्स इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में, उस सारे केमिकल रिएक्शंस को जोड़ के हम क्या बोल सकते हैं, मेटाबॉलिज्म बोल सकते हैं, ठीक। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। जितने कोई भी नॉन लिविंग जो है वो कभी मेटाबॉलिज्म को शो नहीं करता है, वो अपने अंदर कभी भी उसके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकता है, ठीक।
मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होता है कभी भी डेमोन्स्ट्रेट होता है आउटसाइड ऑफ द, क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड ऑफ द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। सेल फ्री सिस्टम में कभी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होता है वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी में एग्जिबिट होता है, ठीक। एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म परफॉर्म इन अ टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग। एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर, उसको हम ना ही जैसे कि टेस्टिंग में कराया जाता है, उसको हम ना ही लिविंग में कंसिडर कर सकते हैं ना ही नॉन लिविंग में कंसिडर कर सकते हैं, ठीक। हेंस व्हाइल मेटाबॉलिज्म इज ए डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शंस। इसलिए मेटाबॉलिज्म जो है, फिर भी मेटाबॉलिज्म जो है वो डिफाइनिंग फीचर्स होता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके लिए, इसका कोई एक्सेप्शंस नहीं है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होता है इन विट्रो में वो लिविंग थिंग्स नहीं है। इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली क्या है, लिविंग रिएक्शन है। तो ये हम ध्यान में रखेंगे कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होता है इन विट्रो वो कभी भी लिविंग थिंग्स नहीं है, लेकिन ये क्या है, श्योरली लिविंग रिएक्शन है, ठीक है। हेंस चूंकि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम एक और डिफाइनिंग फीचर्स के बारे में कंसिडर करेंगे, वो है क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, वो डिफाइनिंग फीचर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। Perhaps the most obvious and technically complicated features of all living organisms is the ability to sense their surrounding or environments and respond to the environmental stimulus, which could be physical, chemical or biological। जबकि हम obviously ये हम देखते हैं कि हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इन्वायरमेंट को सेंस करके और इन्वायरमेंट और सराउंडिंग को सेंस करके उसके अकॉर्डिंग वो क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्ड करता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेंस, उसको हम बोलते हैं आपको सेलुलर, इसके वजह से हम इसको बोलते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, जिसकी वजह से एक्चुअली सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ द लाइफ। मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड फीचर जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो एबिलिटी है क्या, कि सेंस करना सराउंडिंग को, इन्वायरमेंट को, रिस्पॉन्ड करना इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई को, जो कि फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है और बायोलॉजिकल भी हो सकता है, ठीक। We sense our environment through our sense organs। हम सेंस करते हैं हमारे environment को अपने सेंस ऑर्गन से। प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स। प्लांट्स जो होता है वो रिस्पॉन्स करता है एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि लाइट से, वाटर से, टेम्परेचर से और दूसरे ऑर्गेनिज्म से और पॉल्यूटेंट से। all organisms from the prokaryotes to the most complex eukaryote can sense and respond to the environmental cues। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि प्रोकैरियोट से लेकर मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट तक, वो सेंस करता है इन्वायरमेंट को और क्यूज को। फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स। फोटो पीरियड जो होता है वो अफेक्ट करता है किसको, फोटो पीरियड अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन को सीजनल ब्रीडर्स में, ठीक है। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स में भी होता है ये फोटो पीरियड अफेक्ट करता है, ठीक। ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल एंटरिंग देयर बॉडीज। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हैंडल करते हैं जो भी अपने बॉडी में केमिकल इंटर करता है उसको, ठीक है। ऑल द ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। इसलिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अवेयर है अपने सराउंडिंग के लिए, अपने सराउंडिंग के लिए जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो अवेयर है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, दैट इज हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस। ह्यूमन बीइंग्स है जो कि अवेयर है अपने लिए, इसीलिए उसके पास क्या होता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। तो हमारे लिए मतलब हम डिफाइनिंग फीचर्स कितना हो गया, तो पहला तो डिफाइनिंग फीचर्स हो गया मेटाबॉलिज्म, दूसरा हो गया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और तीसरा क्या हो गया, सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये तीन जो है डिफाइनिंग फीचर्स हो गए लिविंग ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। अब हम व्हेन इट कम्स टू द ह्यूमन बीइंग्स, इट इज all the more difficult to define the living state। जब ह्यूमन बींग्स पे आता है तो ये मोर डिफिकल्ट होता है डिफाइन करना लिविंग स्टेट। व्हेन इट कम्स टू द ह्यूमन बींग इट इज ऑल द मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट। जब हम ह्यूमन बींग पे बात आता है तो हमको कॉम्प्लेक्स हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है डिफाइन करने में लिविंग स्टेट को, ठीक है।
We observe patient lying in a coma in hospital virtually supported by machine which replace heart and lungs. हम जब ऑब्जर्व करते हैं जो कि किसी पेशेंट को जो कि कोमा में रहता है हॉस्पिटल में, जो कि वर्चुअली सपोर्टेड है मशीन से, और उसका हार्ट और लंग्स जो है वो रिप्लेस मतलब मशीन के द्वारा रिप्लेस्ड है, तो उस पेशेंट को द पेशेंट इज अदरवाइज ब्रेन डेड। पेशेंट जो है ब्रेन डेड के मतलब ब्रेन डेड की तरह है, जो उसका ब्रेन मानो कोई डेड हो गया हो। द पेशेंट हैज़ नो सेल्फ कॉन्शियसनेस। पेशेंट के पास पेशेंट जो है उसका कोई भी दिमाग मतलब सेल्फ कॉन्शियसनेस कुछ भी नहीं है। तब आर सच पेशेंट हु नेवर कम बैक टू द नॉर्मल लाइफ, लिविंग और नॉन लिविंग। इसको डिफाइन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि उस तरह के पेशेंट को हम कंसिडर करें लिविंग में या नॉन लिविंग। ठीक है, इन हायर क्लासेस यू विल come to know that all the living phenomena are due to underlying interaction। जितने हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे कि जितने भी लिविंग फिनोमेना है वो सभी अंडरलाइंग इंटरेक्शन में आता है। फिनोमेना आर ड्यू टू द, जितने भी लिविंग फिनोमेना है वो किसके कारण होता है? अंडरलाइंग इंटरेक्शन के कारण। प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू जो होता है वो किसी कॉन्स्टिट्यूएंट सेल में नहीं होता है, बट अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन। लेकिन ये अराइज कैसे होता है? इंटरैक्शन के वजह से। ठीक है, अमॉन्ग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट सेल होते हैं उसमें इंटरैक्शन के वजह से क्या होता है? सेल के टिश्यू के प्रॉपर्टी में टिश्यू का प्रॉपर्टी मतलब शो होता है। ठीक है, सिमिलरली प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट। इसी तरह से सेलुलर ऑर्गेनल्स जो है वो किसी भी मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट में प्रेजेंट नहीं होता है, मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट में नहीं प्रेजेंट होता है किसी भी ऑर्गेनल का, बट अराइज होता है कैसे? एज ए रिजल्ट ऑफ मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन। मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन की वजह से क्या होता है? ये डेवलप होता है। तो यहाँ पे द इंटरैक्शन रिजल्ट्स इन इमर्जेंट प्रॉपर्टीज एट हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये इंटरैक्शन जो होता है इमर्ज करता है क्या? एक प्रॉपर्टी हायर लेवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, the phenomena is a true in the hierarchy of organizational complexity at all the levels. Therefore, we can say that the living organisms are self-replicating। यह phenomena जो है true है hierarchy organizational complexity में different level पे। इसलिए हम कह सकते हैं कि living organism जो होता है self replicating होता है और evolving होता है और self regulate करता है interactive system में। ठीक है, इंटरेक्टिव सिस्टम है, कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, और ये कैपेबल होता है किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करने में। ठीक, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी जो है वो एक स्टोरी है लाइफ का जो अर्थ पे है उसका। तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। बायोलॉजी है एक स्टोरी जो कि ह्यूमन बींग्स का एवोल्यूशन होता है अर्थ पे, उसका स्टोरी है। ठीक है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय द शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में, वो लिंक्ड है एक दूसरे से। कैसे? अपने कॉमन जेनेटिक मटेरियल को शेयर करते हुए, बट टू वेरिंग डिग्रीज। लेकिन इसमें क्या होता है? वेरिएशन, इसमें कुछ कुछ वेरिएशन होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब हम देखेंगे कैसे लिविंग वर्ल्ड में कैसा डाइवर्सिटी है, क्या क्या अलग अलग विभिन्न प्रकार के चीज़ें हैं। ठीक है, इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर आप अपने चारों तरफ देखोगे तो आपको डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखेंगे। बी इट प्लॉटेड प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, योर पेट्स और अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। There are also several organisms that you cannot see with your naked eyes, but they all are around you। तो जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखते हैं, जैसे कि पॉटेड प्लांट, इंसेक्ट, बर्ड्स, पेट्स और दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स। और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे खुली आंखों से नहीं दिखते हैं वो भी हमारे चारों तरफ है। इफ़ यू वेयर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन, the range and the variety of organisms that you see would increase। अगर if you were to increase the area, अगर आप अपने चारों तरफ के एरिया को बढ़ाना चाहते हैं
अपने ऑब्जर्वेशन के लिए, तो इन द रेंज एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू वुड सी इंक्रीज। ऑब्वियसली इफ यू वेयर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट, ऑब्वियसली जैसे कि आप डेंस फॉरेस्ट विजिट करते हैं, यू वुड प्रोबेबली सी ए मच ग्रेटर नंबर एंड काइंड्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आप पाएंगे बहुत सारे मतलब आप देख पाएंगे कि बहुत सारे डिफरेंट अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म है। Each different kinds of plants and animals or organisms that you see represents species. जितने भी डिफरेंट काइंड्स के प्लांट्स है, एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म है जो कि हम देखते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है स्पेसीज। द नंबर ऑफ स्पेसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियंस। नंबर ऑफ स्पेसीज जो कि डिस्क्राइब्ड है वो कितने रेंज में है? जो डिस्क्राइब्ड है अभी तक नंबर ऑफ स्पेसीज वो 1.7 से 1.8 मिलियन है। इसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। दिस रेफर्स टू द बायोडाइवर्सिटी और द नंबर्स एंड द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट्स ऑन द अर्थ। ठीक है, वी शुड रिमेंबर हियर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरियाज एंड इवन ओल्ड वंस, न्यू ऑर्गेनिज्म्स आर कंटिन्यूअसली बीइंग आइडेंटिफाइड। जैसे हमें याद रखना चाहिए कि जैसे हम एक्सप्लोर करते हैं नए एरिया को और पुराने वालों को, तो देखते हैं कि नया ऑर्गेनिज्म जो होता है कंटिन्यूअसली आइडेंटिफाई किया जाता है, हमेशा नया ऑर्गेनिज्म मिलते रहता है। ठीक है, एज स्टेटेड अर्लियर देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। जैसे कि हम बहुत पहले देखा गया है कि शुरुआती दौर में मिलियंस ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को हमारे विश्व में देखा गया। वी नो दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स। These local names would vary from place to place। हम अपने चारों तरफ के एनिमल्स और प्लांट्स को देखते हैं तो हम अलग अलग लोकल नाम से जानते हैं, लेकिन ये लोकल नाम जगह के आधार पे अलग अलग चारों तरफ बदलते रहते हैं। इवन विद इन ए कंट्री, अलग अलग कंट्री के अंदर में भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, प्रोबेबली यू वुड रिकॉग्नाइज द कंफ्यूजन दैट वुड बी क्रिएटेड इफ वी डिड नॉट फाइंड द वेज एंड मीन्स टू टॉक ईच अदर टू रेफर टू ऑर्गेनिज्म वी आर टॉकिंग अबाउट। प्रोबेबली आप मुश्किल में पड़ जाएंगे किसी ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज करने में, और उसको कन्फ्यूजन हो जाएगा अगर हम कोई तरीका नहीं ढूंढते हैं, फाइंड वेज एंड मीन्स टू टॉक टू ईच अदर टू रेफर द ऑर्गेनिज्म वी आर टॉकिंग अबाउट। हेंस देयर इज ए नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग। तो हम मतलब ये कहना चाहता है ये लाइन कि अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को लोकल नाम से, सभी लोग अलग अलग लोकल नाम से जानेंगे तो ये एक दूसरे को मतलब बताने में प्रॉब्लम होगी कि ये ऑर्गेनिज्म कौन सा है। तो इसलिए हम एक नया तरीके से एक इंटरनेशनली इसको नाम देंगे ऑर्गेनिज्म को। सभी ऑर्गेनिज्म को मतलब लोकल नामों से ना बोल के एक ही नाम से बोलेंगे जो कि इंटरनेशनली अनाउंस्ड होगा, इंटरनेशनली तरीके से बनाया गया हो। तो इसको हम स्टैंडर्ड तरीके से बनाएंगे और नया नाम देंगे। ठीक है, such that particular organism is known by the same name all over the world। और उस पार्टिकुलर नेम से पूरे दुनिया में जाना जाएगा वो ऑर्गेनिज्म। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। और इस प्रोसेस को क्या, जो नेमिंग दिया जाता है किसी ऑर्गेनिज्म को इंटरनेशनली स्टैंडर्ड तरीके से, उस ऑर्गेनिज्म को, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर। ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड वी know to what organism the name is attached to। ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर जो होता है, नोमेनक्लेचर नेमिंग ओनली पॉसिबल होता है जब ऑर्गेनिज्म जो होता है डिस्क्राइब इसको करा जाता है करेक्टली, एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू। और हम ये जानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किस चीज़ से अटैच है, तब हम इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड। और इस चीज़ को जब हम डिस्क्राइब करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को, और ऑर्गेनिज्म के बारे में देखते हैं कि यह ऑर्गेनिज्म किस चीज़ से अटैच है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी नंबर ऑफ साइंटिस्ट have stabilized procedure to assign scientific name to each non-organism। In order to facilitate the study, number of scientists have stabilized a procedure to assign a scientific name to each non-organism। In order to facilitate the study, नंबर ऑफ साइंटिस्ट जो है वो मतलब इस चीज़ को स्टडी करने के लिए नंबर ऑफ साइंटिस्ट जो है स्टेबलाइज किए अपने अलग अलग साइंटिफिक प्रोसीजर को। ठीक है, कि इस ऑर्गेनिज्म को कैसे किस नाम से जाना जाए। ठीक है, दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट
ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि चारों तरफ बायोलॉजी जितने भी वर्ल्ड में बायोलॉजिस्ट है सबके लिए ये एक्सेप्टेबल हो। फॉर प्लांट्स साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया। प्लांट्स के लिए साइंटिफिक नेम्स जो है वो बेस्ड होगा एग्रीड प्रिंसिपल पे और क्राइटेरिया पे, जो कि किसके द्वारा दिया जाएगा, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के द्वारा, जो कि दिया जाएगा जितने भी प्लांट्स है उसका नेमिंग दिया जाएगा किसके द्वारा, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के द्वारा, ICBZN, सॉरी ICBN, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर ICBN, ठीक है, याद रखना, ICBN याद रखना है। यू मे आस्क हाउ आर एनिमल्स नेम्ड। Animal taxonomists have evolved international code of nomenclature. Animal taxonomist जो है वो इवॉल्व हो चुके हैं और एनिमल टेक्सोनॉमिस्ट हैव इवॉल्व, और उन्होंने कौन सा तरीका पाया है इस चीज़ को नाम देने के लिए, एनिमल्स को नाम देने के लिए। इंटरनेशनल कोड कौन सा चीज़ बनाया है इसके बारे में बताते हैं। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये उन्होंने बनाया है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जिसको हम बोलते हैं ICZN। इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। द साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। साइंटिफिक नेम्स जो है वो इंश्योर करता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक ही नाम होगा, ठीक। डिस्क्रिप्शंस ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव द सेम नेम। डिस्क्रिप्शन जो दिया होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो इनेबल करता है वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में जो कि ऑर्गेनिज्म इंसान मतलब कोई भी इंसान है उसको सेम नेम से जाने। दे ऑल्सो इंश्योर दैट सच अ नेम हैज नॉट बीन यूज फॉर एनी अदर नॉन ऑर्गेनिज्म। दे ऑल्सो इंश्योर दैट सच ए नेम हैज नॉट बीन यूज फॉर एनी अदर नॉन ऑर्गेनिज्म, और वे ये भी इंश्योर करते हैं कि ये नेम जो है पहले से किसी ऑर्गेनिज्म का नाम नॉन ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं हो, किसी भी जानते हुए पहले से जाना हुआ ऑर्गेनिज्म का ये नाम नहीं हो, ठीक है। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू नॉन ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो फॉलो करते हैं यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल को किसी भी नॉन ऑर्गेनिज्म को नाम देने के लिए। ईच नेम हैज टू कंपोनेंट। प्रत्येक नाम का क्या होता है, दो कंपोनेंट होता है। पहला होता है जेनेरिक नेम, दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग नेम्स विथ टू कंपोनेंट्स, ये सिस्टम जो होता है नेम को प्रोवाइड करने का दो कंपोनेंट के साथ, उसको बोलते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। दिस नेमिंग सिस्टम इज गिवन बाय द कार्लोस लिनियस। ये नेमिंग सिस्टम किसके द्वारा दिया गया है, कार्लोस लिनियस के द्वारा, जो कि प्रैक्टिसाइज किया जाता है बायोलॉजिस्ट के द्वारा पूरे विश्व में। ये जो नेमिंग जो होता है, नेमिंग सिस्टम जो होता है यूज होता है दो फॉर्मेट से, टू वर्ड फॉर्मेट, जो कि कॉन्वीनियंट है। लेट अस टेक द एग्जांपल्स ऑफ मैंगो। अब हम एग्जांपल लेते हैं आम का, जो कि हमें इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस तरीके से। साइंटिफिक नेम्स बेटर। द साइंटिफिक नेम्स ऑफ मैंगो जो होता है, साइंटिफिक नेम जो आम का जो साइंटिफिक नेम क्या होता है, मैग्निफेरा इंडिका होता है। तो मैग्निफेरा इंडिका में हम देखेंगे कि बायनोमियल नेम जो है, इन दिस नेम मैग्निफेरा रिप्रेजेंट, जो इस नाम में मैग्निफेरा जो है वो रिप्रेजेंट किसको करता है, जीनस को, जबकि इंडिका जो है स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है, स्पेसीज को रिप्रेजेंट करता है। अदर यूनिवर्सल रूल्स फॉर द नोमेनक्लेचर एज फॉलोज। तो दूसरा क्या बोलते हैं, दूसरा जो रूल्स है नोमेनक्लेचर के लिए ये क्या है। सबसे पहला रूल्स है बायनोमियल नेम्स जो होता है जनरली लैटिन होता है और रिटन होता है इटैलिक्स में। बायनोमियल नेम्स जितने भी होता है वो लैटिन होता है, लेकिन किस में रिटन होता है, इटैलिक्स में। ये लैटिनाइज होता है और डेराइव होता है किससे, लैटिन से, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। ये लैटिनाइज होता है किससे, लैटिन से, और ये जरूरी नहीं है कि ये जहाँ से इसका ओरिजिन है उसके वजह से और मतलब लैटिनाइज होगा, तो ठीक है। द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। फर्स्ट वर्ड जो होता है बायोलॉजिकल नेम्स में वो रिप्रेजेंट करता है जीनस को, while the second components denote the specific epithet। फर्स्ट वर्ड जो होता है बायोलॉजिकल नेम में वो रिप्रेजेंट करता है जीनस को, जबकि सेकेंड जो होता है वो डिनोट करता है स्पेसिफिक एपिथेट को, ठीक है। थर्ड, बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम्स व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड। जब ये दोनों वर्ड्स लिखा जाता है बायोलॉजिकल नेम में तो वो जब हैंड रिटन जो होते हैं
वो क्या होते हैं, सेपरेटली अंडरलाइन होते हैं। और प्रिंटेड होता है किसमें, इटैलिक्स में। और इंडिकेट होता है इसके इंडिकेट होता है लैटिन ओरिजिन में, इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग देयर जीनस स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। फर्स्ट वर्ड डिनोट जो करता है, फर्स्ट वन डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद द कैपिटल। फर्स्ट वर्ड जो होता है जो कि डिनोट करता है जीनस को, किस लेटर से स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से, ठीक है। वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट जो होता है वो किससे होता है, स्मॉल लेटर के साथ होता है। इट कैन बी इलिस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल्स ऑफ मैग्निफेरा इंडिका। ये समझाया जा सकता है किसके एग्जांपल से, मैग्निफेरा इंडिका के एग्जांपल से, ठीक। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। हाँ, अब हम ऑथर का भी नाम लिखते हैं स्पेसिफिक एपिथेट के बाद। जैसे हम मैंगो का नाम लिखे, तो मैंगो का नाम लिखे तो मान गए मैंगो का कोई मतलब ऑथर नाम दिया हो, जैसे कार्लोस लिनियस दिया हो, चाहे कोई भी दिया हो। तो जैसे कार्लोस लिनियस को मान लेते हैं एग्जाम्पल, तो कार्लोस लिनियस को एग्जाम्पल हम मानते हैं। तो मैंगो तो बोलते हैं मैग्निफेरा इंडिका, तो लिनियस को बोलते हैं लिनिन। चाहे आगे मतलब जो भी साइंटिस्ट का नाम होगा तो वो साइंटिस्ट का नाम हम लास्ट में रख देंगे। तो यहाँ पे मैंगो का एग्जांपल दिया हुआ है, तो मैंगो का मैग्निफेरा इंडिका लिनिन करके दिया हुआ, ठीक। इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पेसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द लिनियस। ये इंडिकेट करता है कि ये स्पेसीज जो है सबसे पहले किसके द्वारा डिस्क्राइब करा गया, लिनियस के द्वारा। सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसलिए ये इम्पॉसिबल है सभी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना। इट इज नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल। ये नेसेसरी है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है उस सब को हम मतलब सबको किसी तरीके से ऐसा तरीका ढूंढे जिससे इजिली नेम दिया जा सके। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि किसी भी ग्रुप को कन्वीनियंट कैटेगरीज में डाला जा सके और ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। क्लासिफिकेशन किसको कहा जाता है, क्लासिफिकेशन उसको कहा जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है जिस प्रोसेस में किसी भी ग्रुप को कन्वीनियंट कैटेगरीज के अकॉर्डिंग, कन्वीनियंट कैटेगरीज में किसके बेस पे, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बेस पे रखा जा सके, उसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। जैसे कि एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं, वी इजिली रिकॉग्नाइज ग्रुप्स सच एज प्लांट्स और एनिमल्स और डॉग्स, कैट्स, इंसेक्ट्स। हम इजिली रिकॉग्नाइज कर पाते हैं किसी भी ग्रुप्स को, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, डॉग्स, कैट्स, इंसेक्ट्स। द मोमेंट वी यूज ओनली ऑफ दिस टर्म्स, हम उस मोमेंट में सिर्फ उस टर्म्स को यूज करते हैं। वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर्स विद द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप्स। हम एसोसिएट करते हैं कुछ कैरेक्टर को उस ऑर्गेनिज्म के ग्रुप में। What image do you see when you think of dog? आप क्या इमेज देखते हैं अपने दिमागों में जब आप सोचते हैं डॉग के बारे में, ठीक। ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल सी डॉग्स एंड नॉट कैट्स। ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल सी डॉग्स। अगर हम डॉग्स को देखते हैं तो डॉग्स के बारे में मतलब सोचते हैं, ना कि बिल्ली के बारे में, ठीक है। नाउ इफ वी वेर थिंक ऑफ अल्सैटियंस वी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। Similarly, suppose we were to say mammals, you would of course think of animals with external ears and body hair. अगर हम सोचते हैं किसी मैमल्स के बारे में तो आप सिर्फ एनिमल्स के बारे उस एनिमल्स के बारे में सोचते हैं जिसके पास एक्सटर्नल ईयर हो और उसके बॉडी हेयर हो। हम किसी मैमल्स के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले इस चीज़ों का मतलब दिमाग में ये आता है कि वैसा एनिमल्स जिसके पास मतलब एक्सटर्नल ईयर हो और बॉडी हेयर हो, ठीक। Likewise in plants, we try to talk of wheat. और जैसे हम प्लांट्स के बारे में सोचते हैं तो हम गेहूँ, हमारे दिमाग में आता है गेहूँ मतलब wheat, and the picture of each in our mind will be of wheat plant, not of rice plant. और हमारे दिमागों में, और जब हम wheat के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमागों में wheat का ख्याल आता है। Hence all of these dogs category we use to study hence all these dogs, cats, mammals, wheat, rice, plants, animals, etc. are convenient categories. जितने भी जैसे कि डॉग्स है, कैट्स है, मैमल्स है, व्हीट है, राइस है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, इसको कन्वीनियंट कैटेगरीज में रखा जाता है। वी यूज टू स्टडी ये हम लोग अपना तरीका ढूंढते हैं किस ऑर्गेनिज्म को पढ़ने का। इसको हम बोलते क्या है,
द साइंटिफिक, इस साइंटिफिक टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, टैक्सा बोलते हैं। किसी किसी भी ऑर्गेनिज्म मतलब ग्रुप, इस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म को जितना भी मतलब रखते हैं इस कन्वीनियंट कैटेगरीज में, और इस कन्वीनियंट कैटेगरीज में रखते हैं, और इस कन्वीनियंट कैटेगरीज के जो टर्म देते हैं उसको हम टैक्सा बोलते हैं। ठीक है, हियर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट डिफरेंट लेवल। हम यहाँ रिकॉग्नाइज करते हैं टैक्सा जो होता है वो इंडिकेट होता है डिफरेंट लेवल्स को, इंडिकेट करता है कैटेगरीज के डिफरेंट लेवल पर। प्लांट्स ऑल्सो फॉर्म अ टैक्सा, प्लांट भी होता है, जो प्लांट जितना भी होता है वो टैक्सा फॉर्म करता है। वीट जो होता है, और वीट जो है वो भी टैक्सा है। सिमिलरली एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स जितने भी हैं सब टैक्सा है। बट यू नो दैट डॉग इज अ मैमल, लेकिन आप जानते हैं कि डॉग क्या है, मैमल है। एंड मैमल्स आर एनिमल्स, मैमल्स जो होते हैं एनिमल्स होते हैं। देयरफॉर एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग्स रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल्स। इसलिए एनिमल, मैमल्स एंड डॉग्स जो होते हैं वो अलग अलग लेवल को, अलग अलग टैक्सा के लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं। Hence, based on categories, all living organisms can be classified into different taxa. कैटेगरीज के बेस पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसको अलग अलग टैक्सा क्लासिफाई करा जाता है। इस क्लासिफिकेशन के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी बोलते हैं। एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर along with the structure of cell development process and ecological information of organism are essential and form on the basis of modern taxonomic studies. अब यहाँ से हम देखते हैं कि जितना भी एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर सेल के स्ट्रक्चर के साथ और डेवलपमेंट प्रोसेस जो होता है, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो एसेंशियल होता है and form the basis of modern taxonomic study, और फॉर्म करता है किसी भी मॉडर्न टेक्सोनॉमिक के स्टडी के मॉडर्न फॉर्म करता है किसी भी मॉडर्न टेक्सोनॉमी एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ, ये बेसिस बनाता है किसका, मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज का। हेंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर जो होता है वो प्रोसेस होता है बेसिक टेक्सोनॉमिक के, आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टेक्सोनॉमी। ये क्या है, बेसिक्स है टेक्सोनॉमी के। जैसे कि टेक्सोनॉमी के बेसिक कौन से हैं, कैरेक्टराइजेशन है, आइडेंटिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर है। ठीक है, टेक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू, टेक्सोनॉमी जो होता है कुछ भी नया नहीं है। ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर और मोर अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन बींग्स, टेक्सोनॉमी जो है कोई भी चीज़ नया नहीं है। ह्यूमन बींग्स जो होता है ऑलवेज इंटरेस्टेड है जानने में ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म के बारे में, पार्टिकुलरली जो कि रेफरेंस है अपने यूज में। इन अर्ली डेज ह्यूमन बींग्स नीडेड टू फाइंड सोर्स ऑफ देयर बेसिक नीड्स फॉर फूड। इन अर्लियर टाइम में, अर्ली डेज में क्या देखा गया कि ह्यूमन बींग्स को ज़रूरत पड़ता था सोर्स का, उस सोर्स का ह्यूमन बींग्स को जरूरी पड़ता अर्ली डेज में ह्यूमन